तरबूज ले लो, तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, लाल लाल तरबूज। तरबूज गर्मियों का सबसे बेहतरीन फल है। तरबूज ले लो, तरबूज। अरे भैया, कैसे दिया आपने तरबूज? बस बहन जी, 15 रुपए किलो ही है। ले लीजिए, ताजा और मीठे रसदार तरबूज हैं, बिल्कुल लाल लाल। अभी अभी खेतों से तोड़कर लाया हूँ। ठीक है भैया, एक काम कीजिए, एक तरबूज मुझे दे दीजिए, लेकिन हाँ, मीठे जरूर होने चाहिए। ये लीजिए पैसे। अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, ये मेरा वादा है। अरे मेरे तरबूजों की तो बात ही अलग है। इस तरह मोहन अपने तरबूजों की खूब तारीफ करता है और साथ ही लोगों को भी मोहन के तरबूज देखने में काफी अच्छे लग रहे थे, इसलिए उसके तरबूज झट से बिक जाते हैं। अरे भाई, आज तो कमाल ही हुई गवाह। हमने तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी सारे तरबूजें बिक जाएंगी। एक काम करूंगा, कल मैं थोड़ा और ज्यादा तरबूज लेकर आऊंगा ताकि बिक्री ज्यादा हो। अब मैं ऐसा करता हूँ कि घर चला जाता हूँ। आज के लिए तो इतना ही काफी है। इतना कहकर मोहन अपने घर की ओर गाते हुए गुनगुनाते हुए जाने लगता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ऐसे ही मोहन गाते गुनगुनाते अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसके दोनों बच्चे पिंकी और चुन्नू उसे देखते ही उससे लिपट जाते हैं। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। वो बच्चों, मुझे माफ कर दो, दरअसल आज के सारे तरबूज बिक गए, एक भी नहीं बचा। मैं एक काम करूंगा, कल मैं ज्यादा तरबूज भी तोड़कर लाऊंगा और तुम्हारे लिए एक तरबूज पहले से ही बचाकर अपने पास रख लूंगा, ठीक है? ठीक है पिताजी, लेकिन पक्का आप कल लेकर आएंगे ना? ठीक है बाबा, मैं पक्का ले आऊंगा। अजी, अब बच्चों से बातें ही करते रहेंगे या फिर हाथ मुंह धोएंगे? वैसे आज आप घर जल्दी आ गए, क्या बात है? अरे भाग्यवान, आज सारे तरबूज बहुत जल्दी बिक गए। कल मुझे और बहुत सारे तरबूज लेकर जाने होंगे। चलो अब जल्दी करो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना निकाल दो फटाक से। जी, आप बैठिए, मैं परोसती हूँ। इसके बाद मोहन का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और फिर आराम से सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहाँ सुबह सवेरे ही मोहन अपने खेत पर चला जाता है। अरे वाह, इस बार तो पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज दिख रहे हैं। इस बार तो तरबूज की फसल काफी अच्छी हुई है। अभी मोहन तरबूज तोड़ते हुए इतना कहा ही था कि तभी वहां पर गांव का लाला आ जाता है और उससे कहता है, अरे क्या बात है मोहन, बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे लाला जी, आप राम राम। वो दरअसल मैं खुश इसलिए था क्योंकि मेरा इस बार का तरबूजों का फसल काफी अच्छा हुआ है। बस इसे देखकर बड़ा ही सुकून आ रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें मेरे पैसे भी लौटाने हैं, कहीं भूल मत जाना। नहीं नहीं लाला जी, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि मैं आपके उधार के पैसे लौटाना भूल जाऊं। इस बार तो मैं अपना पूरा कर्ज सूद समेत आपको वापस लौटा दूंगा। आपको इसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मोहन, इसी भरोसे पर तो मैं तुम्हें हर बार कर्ज दे दिया करता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना काम करो। जी राम राम लाला जी। इसके बाद लाला वहां से चला जाता है। वहीं मोहन अपने खेत से तरबूजों को तोड़कर बाजार में जाने लगता है। अरे तरबूज ले लो, तरबूज, लाल लाल मीठे मीठे रस से भरे तरबूज ले लो भैया, ले लो। मेरा तरबूज लाल है, पूरा ठेला लाल है, लाल है, लाल है। अरे मोहन भैया रुकिए, अरे कैसे देवत है आप तरबूज? हाँ, अरे जोगी भैया, आज तो 15 रुपए किलो ले लो। भाभी जी और तुम्हारा बच्चा खाकर मस्त हो जाएंगे और तरोताजा भी हो जाएंगे। हाँ हाँ भैया, बस यही खाते हैं हम लोग, मतलब हम भी जो है ना, बच्चन के लिए तो ले रहे हैं। तरबूज की जिद करते रहते हैं दिन भर, क्या करें अब। अरे ले जाइए भैया, आज बहुत ही बढ़िया और लाल मीठे तरबूज हैं, कोनो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इन तरबूजन में। ऐसा कहकर मोहन तरबूज जोगी को दे देता है और पैसे लेकर वहां से आगे बाजार की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंच जाता है और वहां जोर जोर से तरबूज तरबूज चिल्लाकर बेचने लगता है। कुछ देर में उसके तरबूज बिक जाते हैं और एक तरबूज वो अपने बच्चों के लिए बचाकर अपने घर ले आता है।
ऐसे ही मोहन के परिवार की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। रोज की तरह मोहन अपने खेतों पर तरबूज तोड़ने जाता है। आज उसके साथ उसकी पत्नी ममता भी थी। वो दोनों तरबूज तोड़कर बाजार में तरबूजों को बेचने के लिए निकल जाते हैं। आज आसमान में कुछ ज्यादा ही घने बादल थे जो कि गरज रहे थे। वहीं दोनों पति पत्नी बाजार में तरबूज बेचने बैठ जाते हैं। अजी आज हम सुबह से बैठे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे हाँ, आज पता नहीं ये बरसात का मौसम कहाँ से आ गया। मैंने तो सोचा था कि इस बार की बिक्री अच्छी हो जाएगी। मैं तो लाला जी का कर्जा भी चुका देता। अब तो आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब सब भगवान भरोसे ही है। वो दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान में जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। अरे ये क्या, बहुत तेज बारिश आने वाली है। जल्दी से सारा सामान समेट लो जी। दोनों ने जल्दी से तरबूज की टोकरी उठाई और घर की ओर जाने लगे। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि रास्ते में काल बनकर बैठी मौत उनका इंतजार कर रही थी। बीच रास्ते में पहुंचते ही अचानक मोहन का पैर सड़क पर टूटे हुए बिजली के तार पर पड़ता है और जोर से उसकी चीख निकल जाती है। क्या हुआ जी? ममता ने जैसे ही मोहन को छुआ उसे जोर की बिजली का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। उसे समझते देर नहीं लगी कि बिजली का करंट लगने से उसके पति की मौत हो गई है और इस सदमे में ममता भी अपना होश खोकर वहीं पड़ी रही। वहीं दूसरी ओर रात भर पिंकी और चुन्नू अपने माता पिता के इंतजार में अपनी चौखट पर बैठकर रोते रहे। सुबह मोहन की लाश को देखकर ममता सदमे में जा चुकी थी। ममता को घर लाया गया। गांव वालों ने जैसे तैसे करके मोहन का अंतिम संस्कार किया। ममता की आंखों में आंसू की बूंद तक नहीं थी। वो बस गुमसुम बैठी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उनके चौखट पर लाला आ जाता है। देखो ममता, मोहन ने मेरे से काफी कर्जा लिया था और मैं बखूबी बात जानता हूँ कि तुम वो उधार चुका नहीं पाओगी, इसलिए मैं ये घर अपने नाम करना चाहता हूँ। लाला जी, हम कहाँ जाएंगे? मेरी माँ को तो होश भी नहीं है। देखो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ मैं। अब तुम जहाँ चाहे जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारी माँ ठीक रहती तो एक पल के लिए सोचता भी, पर अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पिंकी अपने छोटे भाई चुन्नू और ममता के साथ अपने गांव के लोगों से बहुत मदद मांगती है। काकी, अब तो हमारी मदद कीजिए। अब तो मेरे पिताजी को जानती थी ना। प्लीज मेरी सहायता कीजिए काकी। बिटिया, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बहू ऐसा करने नहीं देगी। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे भी वो घर से निकाल देगी। इस तरह गांव का हर सदस्य पिंकी से कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी मदद नहीं करता है, जिसके बाद पिंकी अपने परिवार को लेकर धीरे धीरे अपने गांव से काफी आगे निकल जाती है। दरअसल पिंकी अपने पिताजी के खेत पर जा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पिता का खेत कहाँ है। काफी देर चलने के बाद चुन्नू पिंकी से कहता है, चुन्नू, तू फिक्र मत कर, आगे एक नदी मिलेगी, मैं तुझे वहाँ से पानी पिला दूंगी। और बस हम अपने तरबूज के खेत पर पहुँचने वाले हैं, तू थोड़ा सा सब्र कर। अभी पिंकी ये चुन्नू से कह ही रही होती है कि तभी वहां पर बूढ़े काका आ जाते हैं। अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। काका के इस तरह कहने पर पिंकी उन्हें सब बातें बताती है, जिसके बाद काका उन्हें उनके खेत पर जाने के लिए रास्ता बता देते हैं और पिंकी अपने परिवार को लेकर वहां जाने लगती है। और कुछ देर में वो सभी तरबूज के खेत में पहुंच जाते हैं। ये लो चुन्नू, हम आ गए। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हैं? पिंकी इतना कहकर अपनी माँ को रोकने जाती है कि तभी चलते वक्त उसकी माँ का एक पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर पर चोट आ जाती है। अरे पिंकी बेटा, हम यहाँ कैसे? हम तो अभी ममता ने इतना कहा ही था कि उसे बीती हुई सारी बातें याद आ जाती है और वो ये सारी बातें सोच सोच कर रोने लगती है। वहीं पिंकी ये भी बताती है कि अब उन लोगों के साथ क्या क्या हो चुका है। माँ, हम कहाँ रहेंगे माँ? हमारे पास तो घर भी नहीं है। बेटा, अब तुझे और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तेरी माँ है ना। ऐसा कहकर वो दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और फिर मोहन जी ने अपने जीवन की शुरुआत इसी खेत से की थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इन तरबूजों के अलावा और कुछ है भी नहीं।
अभी ममता ने इतना मन ही मन सोचा ही था कि तभी उसे एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो इन तरबूजों से ही तरबूज का घर बना ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। बेटा पिंकी, चुन्नू, इधर आओ। तुम दोनों मिलकर यहाँ तरबूज लगाओ, हम तरबूज का घर बनाएंगे। ऐसा कहने के बाद दोनों भाई बहन तरबूजों को इकट्ठा करते हैं और ममता इन तरबूजों से धीरे धीरे घर बनाना शुरू करती है। कुछ ही घंटों में ममता एक शानदार तरबूज का घर बनाकर तैयार कर लेती है। तरबूज का घर देखने में काफी शानदार होता है और अब से ममता और उसके दोनों बच्चे उसी तरबूज के घर में काफी शानदार जिंदगी बिताते हैं। वहीं अब इस अनोखे तरबूज के घर की बात पूरे गांव में फैल जाती है और वहां पर टूरिस्ट भी पैसे देकर उसके घर को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस तरह से अब ममता का जीवन अपने बच्चों के साथ चलता रहता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे बबीता दी, जरा ध्यान से, आगे एक पत्थर है, कहीं आपको ठोकर ना लग जाए। अरे भला मुझे कैसे ठोकर लग सकती है, जिसके पास तेरी जैसी अच्छी बहन हो। नहीं दी, अच्छे तो आप हो जो मेरे हर परिस्थिति में मेरा हाथ थामे रखती हो। ऐसे ही दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनते हुए अपने घर आ जाती हैं। ये लो माँ, हम जब खेत से आ रहे थे तो हरिया काका ने हमें कुछ सब्जियां दे दिए थे। आज रात हम इन सब्जियों को ही बना लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, आज रात हम इन सब्जियों को ही बना लेंगे। लेकिन मैंने कई बार कहा है ना तुम दोनों को कि तुम ज्यादा दूर मत जाया करो। अरे माँ, आप इतना घबराती क्यों हो? अगर हम दोनों एक साथ है तो हम पर कोई समस्या आ ही नहीं सकती। अरे कब तक तुम दोनों एक साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम दोनों को अपने अपने घर जाना ही होगा, फिर क्या करोगी बोलो? तो माँ, मैं तो शादी ही नहीं करने वाली। ऐसे ही मैं तो गीता के कंधे पर हाथ रखकर चलती रहूंगी पूरा जीवन। हाँ माँ, और मैं बबीता दी के साथ। दरअसल यशोदा की 2 बेटियां थी और कोई बेटा भी नहीं था। बड़ी बेटी बबीता जन्म से ही अंधी थी, वहीं छोटी बेटी गीता एक पैर से अपाहिज थी, जिस वजह से गीता को एक बैसाखी के सहारे चलना पड़ता था। ये दोनों ही बहनें एक दूसरे का सहारा थी। यशोदा का कोई बेटा नहीं था, इसका उसे बहुत दुख था। उसका पति भोला एक छोटा किसान था और बड़ी मुश्किलों से ही अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। गीता, कहाँ हो तुम? माँ, मैं खाना बना रही हूँ, सब्जी बना ली है, बस रोटियां सेक लूं। अरे बेटी, सारा दिन तू ही काम करती रहेगी तो कैसे चलेगा? अपनी बड़ी बहन बबीता को भी कुछ सिखा। माँ, मैं हूँ ना, और वैसे भी दीदी कैसे काम करेंगी? ऐसा नहीं है मेरी गुड़िया, जब तू अपने घर चली जाएगी तो तेरी बड़ी बहन को भी तो अपने ससुराल जाना पड़ेगा, फिर कैसे काम चलेगा? अंधे भी तो अपने हिसाब से काम इत्यादि करते हैं ना। और वैसे भी हम कोई अमीर घर से तो है नहीं, 2 वक्त की रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इसीलिए हम इतने बड़े घर में भी शादी नहीं कर सकते जहाँ नौकर चाकर पहले से ही हो। पर माँ, दीदी काम कैसे कर पाएंगी? आप खुद ही सोचिए, अगर आप देख ना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सा शक्कर है और कौन सा नमक? कैसे पता करोगी कि कौन सा मूली है और कौन सा गाजर? माँ, मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी शादी ही मत करो। मैं कमाऊंगी और अपने परिवार का ख्याल रखूंगी हमेशा। गीता की ऐसी बातें सुनकर यशोदा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और ये बात बबीता भी सुन लेती है। वो भी चुपके चुपके रोने लगती है। फिर उसी शाम, माँ, पिताजी, मैंने सोच लिया है, हम दोनों बहनें या तो शादी ही नहीं करेंगी या फिर हमारी शादी आप ऐसे घर में कीजिएगा जहाँ 2 भाई हो। बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना अमीर घर और ना ही कोई बहुत सुंदर लड़का। बस हमें अलग मत कीजिएगा पिताजी, क्योंकि मेरे बिना दीदी का रहना बहुत ही कठिन है। गीता की ये बात भोला और यशोदा के दिल को छू जाती है और वो फिर एक दिन भोला भागा भागा घर आता है। अरे सुनती हो यशोदा, अरे एक खुशखबरी लाया हूँ, खुशखबरी। क्या बात है जी, जल्दी बताइए। अरे वो जो बसंतपुर गांव है ना, वहाँ पर मनोज भाई का परिवार रहता है। उनके 2 बेटे हैं और दोनों की ही अभी तक शादी नहीं हुई है। वो अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर उन दोनों लड़कों से हमारे दोनों बेटियों की शादी हो जाती है तो वो हमेशा साथ रह सकेंगी। देखिए, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन वो हमसे रिश्ता जोड़ेंगे क्या? वो तो अरे मुझे यही तो बताना था तुम्हें।
अब तुम ऊपर वाले का करिश्मा समझो या कुछ और, वो दोनों भाई भी जरा कम देख पाते हैं, इसलिए शायद वो मान भी जाएं। अच्छा ठीक है, फिर आप जल्दी से उनसे बात कर लीजिएगा। अगले ही दिन भोला मनोज जी के घर पर पहुंच जाता है और उनसे अपनी बेटियों की रिश्ते की बात करता है। मनोज ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अगले ही दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। दोनों बहनें भी बहुत खुश थी। फिर शादी की तारीख आ जाती है, लेकिन ठीक फेरों के पहले। 1 मिनट रुक पंडित, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ भोला भाई, जरा दहेज वहेज का हिसाब तो समझा दीजिए, या फिर खाली पॉकेट ही शादी करवा देंगे? पर दहेज की तो बात ही नहीं हुई थी मनोज जी, और जितना मुझसे बन पड़ा है उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। अरे तो हम यहाँ अपने लिए थोड़ी ना कुछ मांग रहे हैं, आप अपनी दोनों बेटियों को तो दे रहे हो, और वो भी अपंग। कल को बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो हर जगह रिक्शा और बस के धक्के खाते फिरेंगे क्या? आप एक काम कीजिए, आप एक एसी कार दे दीजिए जिसमें 5 लोग आराम से आ जाएं, बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अब हे प्रभु, पर ऐसी कार तो बहुत महंगी आएगी, मैं गरीब कहाँ से लेकर आऊंगा मनोज जी? अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है? हम आपकी दोनों बेटियों को ब्याह कर ले जा रहे हैं। ठीक 1 महीने बाद आप कार लेकर आ जाना, और अगर आप नहीं आए तो आप अपनी बेटियों को वापस ले जाना। बहुत बेशर्म हो मनोज तुम तो, हाँ? बड़े ही बेगैरत हो। तुम्हें तनिक सी भी लज्जा नहीं आ रही है ऐसी बातें करते हुए? हैं? तुम अपने बेटों की शादी करने आए हो या सौदा करने के लिए आए हो यहाँ पर? सरपंच, अपनी जुबान को जरा लगाम लगाओ। अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो इन अंधी और लंगड़ी बेटियों को तुम ही ले जाओ ना अपने घर पर बहू बनाकर। हैं? हाँ हाँ कर ही देता, और मेरा एक ही इकलौता बेटा है। अगर 2 होते तो तुम्हारे सामने इस शादी को कराता और तुम्हें जूते मारकर गधे पर बैठाकर मुंह पर कालिख पोत कर बाहर भगा देता इस गांव से, समझे तुम? हाँ हाँ हम जा रहे हैं। वैसे भी बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, भोला ढूंढ लेना अब तुम ऐसा घर इस लंगड़ी और अंधी लड़कियों के लिए जहां बिना दहेज की शादी हो जाए। हम भी देखते हैं ना। चले आए मुंह उठाकर। राम बेटा इधर आ। भोला भाई आप ही बताइए, क्या आप मेरे बेटे के साथ अपनी कौन सी बच्ची की शादी करना चाहते हो? बताइए। सरपंच जी, आपको देखकर ये तो समझ गई कि इस दुनिया में आज भी इंसानियत बाकी है, और आपके इस दरिया दिली के लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम दोनों बहनें अलग नहीं रह सकती। मेरी बहन मेरे ही सहारे है। या तो हम दोनों एक ही घर में जाएंगे, या फिर शादी तो आज होकर ही रहेगी बेटी, और इस लालची मनोज के सामने ही होगी। भोला भाई, मेरा एक ही बेटा है, और आपको बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। मैंने अपनी जुबान दे दी है। आपके दोनों बेटियों का हाथ अपने बेटे राम के लिए मांग रहा हूं। बताइए, क्या आपको मंजूर है? सरपंच की बात सुनकर वहां हर आदमी हैरान था, पर तभी गीता के कंधे पर हाथ रखकर बबीता और गीता दोनों ने अपने ससुर किशोरी लाल के पैर छुए, और उसी मंडप में दोनों बहनें हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो गई। और इस तरह दोनों बहनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक ही लड़के से शादी कर ली, और वो लड़का बन गया 2 बहनों का एक पति। और वहीं मनोज अपने दोनों बेटों के साथ वहां से खाली हाथ बेइज्जत होकर चला गया। सच में सरपंच जी, आज आपने हमारी लाज रख ली। मैं तो ये दृश्य देखकर कांप सी गई थी। मैं कब से यही सोच रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आपने हम जैसे गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाया। ये हमारे लिए सच में सौभाग्य की बात है। हाँ सरपंच जी, आजकल के लालची इंसान ये नहीं सोचते हैं कि एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए अपने जीवन भर की पूंजी लगा देता है, यहाँ तक कि वो कर्ज में भी डूब जाता है। उसके बावजूद भी मनोज जैसे लालची इंसान अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। देखो भोला जी, यशोदा जी, आप दोनों को मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समाज में हमें एक दूसरे का साथी बनकर रहना है। वैसे भी आपने ये कहावत तो सुना ही होगा ना कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। शायद ये मनोज अभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन समय उसे जरूर समझा देगा। खैर चलिए, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे घर बेटा तो था, आज से 2 बेटियां भी हो जाएंगी। तो बेटियों की कमी पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर किशोरी लाल अपने बेटे के साथ अपनी दोनों बहुओं को विदा करके अपने घर ले आता है और उनका अच्छे से गृह प्रवेश करता है। और इस तरह गीता और बबीता हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो जाती हैं, और इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।